हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। पढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 16। ये हमारा सेट नंबर 16 है। अब तक हम लोगों ने 15 सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या इससे पहले जितने भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस सीरीज के अंदर आने वाले हर एक वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी किसने प्रदान किया था? क्वांटम थ्योरी ये दिया था मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था प्रकाश का। सर आइजैक न्यूटन ने इन सारे चीज़ों को दिया है, पढ़िए वीडियो पॉज करके। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की केमिस्ट्री में। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इन सारे पॉइंट से, तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इन सारे को पढ़िए। मैंने ऑलरेडी ये स्लाइड आपको दिखलाया हुआ है प्रीवियस सेट में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम बन जाता है? ब्रेड या केक फूल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, किसकी वजह से? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसमें जब हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड क्योंकि वो एसिड है तो H+ देगा, तो अब ये हमारा कहलाता है बेकिंग पाउडर। ये हमारा बेकिंग पाउडर जब इसको गर्म किया जाता है या फिर जब इसमें जल मिलाया जाता है तो यहाँ पर गैस उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है यहाँ पर जल, और यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा। ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, इसी के कारण जो ब्रेड है या फिर जो केक है ये फूल जाता है, फूल जाता है प्लस स्पंजी हो जाता है, नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। कौन सी गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? न्यूलैंड साहब ने जब अपना ऑक्टेव सिद्धांत दिया था उस समय उन्होंने कहा था कि नेचर में 56 ही तत्व हैं। मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं ये पूछा जाता है, या फिर मेंडलीव के समय में कितने तत्व मौजूद थे नेचर में? तो 63। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। इस 118 में जो ये 94 है ये है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। बाकी के बचे कितने? 24। ये है मैन मेड। तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 24 है, ये है आपके सिंथेटिक एलिमेंट्स, संश्लेषित तत्व। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन है, यानी इनमें से कौन सा ऑक्सीन है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं? ऑक्सीन हार्मोन आप जानते हो कि प्लांट हार्मोन है। ये आपके कुछ पादप से मिलते हैं क्योंकि पादप हार्मोन है तो नेचुरल होते हैं, और कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है तो सिंथेटिक ऑक्सीन। नेचुरल में आपको याद रखना है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक वाले में याद रखना है 2,4D। एल शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम? इसके लिए फॉर्मूला है 2n²। यही फॉर्मूला है ना, 2n²। और n क्या है? nth शेल। ये जो l है इसके लिए क्या होता है? n। k के लिए होता है n = 1 और l के लिए होता है n = 2, यानी कि दूसरा शेल, दूसरा कोश, दूसरी कक्षा। तो यहाँ पर बस वैल्यू को पुट करना है 2 × 2² 8। डी हमारा राइट आंसर। इनमें से किसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक एसिड का इस्तेमाल तो विनेगर में किया जाता है। मेथनॉल तो पॉइजनस है, जहरीली शराब है,
जहरीली शराब है। एथेनॉल हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो एसिटिक एसिड है ना, इसी को एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसी एसिटिक एसिड का जो आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक एसिड है। फॉर्मूला है ये, मेथनॉल का फॉर्मूला है ये, और एथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। अब यहाँ पर देखो, ये है आयोडीन टिंचर या टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। इसमें ना आपसे पूछा जाता है कि विलय कौन है और विलायक कौन है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ये जो है ना, ये आपका है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। जो आपका ये आयोडीन टिंचर होता है ये वास्तविक सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। विलय है आपका आयोडीन और विलायक है एथेनॉल। या तो एथेनॉल लिख करके आ जाएगा क्योंकि ये अल्कोहल है एथेनॉल, तो यहाँ पर या फिर अल्कोहल लिख करके आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आयोडीन टिंचर होता है उसमें विलय पदार्थ है आयोडीन और विलायक होता है अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन सा, तो एथेनॉल आपको ध्यान में रखना है। ये वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है कि एक ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड स्टेट में आए, बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और एक गैस को ठंडा करने पर सीधा वो ठोस बन जाए, उसे हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, डेपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण। कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, ये आपको अच्छे से रट कर रखना है। कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है। अमोनियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है। मुक्त रूप से कहने का मतलब कोई परजीवी नहीं है, मुक्त रूप से रहते हैं और समुद्र में रहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इकाइनोडर्मेटा के सभी जीव समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा हमारा आंसर हो जाएगा। इनके त्वचा पर कांटे होते हैं, जैसे तारा मछली, तारा अर्जुन, समुद्री कीड़ा, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सबको एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ो। जो आपके निमेटोडा फाइलम है ना जंतु जगत में, निमेटोडा, इसके जीव को हम लोग गोल कृमि बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं। और इसमें ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके देह गुहा को कोटसिलोम बोलते हैं, स्यूडोसिलोम, कोटसिलोम। ये एकलौता संघ है जिसमें देह गुहा को कोटसिलोम बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोटसिलोम किस में मिलेगा, निमेटोडा में। निम्नलिखित में से कौन सा खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन ये देखा जाता है स्पायरोगैरा में। ये ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है द्विविखंडन, जैसे कि अमीबा में होता है, लिशमेनिया में होता है, लिशमेनिया के कारण काला जड़ होता है। बहुविखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में। ये जो पुनर्जनन है ना, इसकी खोज हाइड्रा में ही हुई थी। हाइड्रा में ही पुनर्जनन की खोज हुई थी। मोकुलन होता है ईस्ट, हाइड्रा, ब्रायोफाइलम के लिए आपको ये भी याद रखना है, कायिक प्रवर्धन। विखंडन, इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं यहाँ पर। स्पायरोगैरा जो कि शैवाल है, हरा शैवाल है। बीजाणु समासन, स्पोर फॉर्मेशन, कवक में होता है, मॉस में होता है, फर्न होता है। मॉस ब्रायोफाइट है, फर्न टेरिडोफाइट है। और कायिक प्रवर्धन के 3 विधियां हैं। कृत्रिम विधि है, पर्तन, कलम और रोपण। बल की परिभाषा देता है, गति का पहला नियम जो है ये बल की परिभाषा देता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। गति का दूसरा नियम जो है ये आपको फॉर्मूला देता है, F = ma, और ये आपको देता है परिभाषा। और ये बल की प्रकृति के बारे में बताता है, नेचर के बारे में, तीसरा नियम। और ये सारे के सारे जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम ये देने वाले कौन है, न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम ये सब किसने दिया, न्यूटन ने। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में आपको पता होगा कि जो युग्मक है उनका संलयन होता है। जो गैमीट्स होते हैं आपके,
जो मेल गैमेट्स होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि संलयन होता है। अलैंगिक प्रजनन में गैमेट्स बन सकते हैं, युग्मक बनते तो हैं, लेकिन उनका संलयन नहीं होता है, उनका निषेचन नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, बिल्कुल पेरेंट जैसे होते हैं, आनुवांशिक रूप से भी पेरेंट जैसे होते हैं और दिखने में भी पेरेंट जैसे होते हैं। तो इनसे विविधताएं नहीं आती है, विविधताएं आती है लैंगिक प्रजनन से, जैसे हम मनुष्यों में होता है लैंगिक प्रजनन। और ये जो बहुविखंडन है, बाइनरी विखंडन है, ये सब अलैंगिक प्रजनन के ही प्रकार हैं। ये आपको याद रखना है कि बच्चे और जो पेरेंट होते हैं ये बोल सकते हो कि एकदम सिमिलर होते हैं। बच्चे जो होते हैं क्लोन बोल सकते हो आप, ये क्लोन ही होते हैं, जो जनक होते हैं उनके क्लोन होते हैं। क्लोन हम बोलते हैं जब दिखने में भी एक जैसा हो और आनुवांशिक रूप से भी एक जैसा हो। पार्थिनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचन के अंडाशय से फल बन जाना, निषेचन के बिना फलों का विकास। बी हमारा आंसर। जनरली आप जानते हो कि जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, निषेचन के बाद इसी से क्या बनता है, फल बनता है, अंडाशय फल बन जाता है। और जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, ये सीड बन जाता है। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि ओवरी से फ्रूट बना सकते हैं, फ्रूट बना सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। इसी को हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। पार्थिनोकार्पिक फल, पादप की कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल विकसित हो जाता है। ऐसे फलों को अनिषेक जनित या फिर पार्थिनोकार्पिक फल बोलते हैं। पार्थिनोकार्पिक फल बीज रहित होते हैं। क्यों? क्योंकि निषेचन तो हुआ ही नहीं। निषेचन होता तभी तो ये बीजांड बीज बनता, लेकिन यहाँ पर निषेचन हुआ ही नहीं तो बीजांड से बीज बनेगा ही नहीं, इसलिए ये बीज रहित होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। केला, तरबूज, पपीता, नारंगी, टमाटर, जैसे यहाँ देखो ये पपीता में इतने सारे बीज आप देख रहे हो, ये निषेचन के बाद बने हैं, लेकिन ये पपीता देखो बिना निषेचन के ही इस पपीता को डेवलप किया गया है। यहाँ तरबूज में देखो एक भी सीड नहीं है, बिना निषेचन के ही इसे डेवलप किया गया है। और ये जो पार्थिनोकार्पिक है ना, इसको प्रेरित करता है ऑक्सिन हार्मोन, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इंडोल एसिटिक एसिड, जो हमारा आंसर था वहाँ पर। यह है प्राकृतिक ऑक्सिन। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है H = I²RT। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें। यहाँ देखो तो जो ऊष्मा है ये प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती है, जो ऊष्मा है विद्युत धारा के सीधा समानुपाती है, और जो समय है इसके भी समानुपाती है। जितना धारा प्रवाह करवाएंगे चालक से उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जितने समय के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग के समानुपाती है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, सॉरी माफ़ करिएगा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है। करंट हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध हम जिस रेट से बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी रेट से ऊष्मा का उत्सर्जन ज़्यादा या कम हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया है, तो अगर हम प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन भी आधा हो जाएगा। बी हमारा आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय प्रभाव का नियम यही है, H = I²RT। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये तो आपको याद रखना ही है, 15 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो 2, 8, 5। तो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी एक शेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि एक शेल में, एक कोश में, एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 × में n², जहाँ जो n है यह nth शेल 2n²। निम्नलिखित में से कौन सा घोल सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय इनमें से कौन सा घोल होगा? सबका pH मान दिया हुआ है, तो जो अम्लता है
जो अम्लता है ये pH के विपरीत हो जाएगा। भाई जिसका pH कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। देख लो किसका pH कम है, pH 0 वाला घोल जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों के परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? समजातीय श्रृंखला या फिर समजातीय श्रेणी, तो ये 14 हो जाएगा। CH2 का अंतर होता है ना, तो इसका जो द्रव्यमान है ये 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा 14। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को जो है एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। जैसे यहाँ पर देखो ये सारे जो एल्कोहल हैं, इन सारे एल्कोहल में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाला जो क्रियात्मक समूह है ये है OH, तो ये एक समजातीय श्रेणी बनाएगा। ये एल्कोहल फैमिली है। कोई भी आप 2 लगातार सदस्य उठा लो, चाहे इसको, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, फॉर्मूले में CH2 का अंतर मिलेगा और इसका द्रव्यमान जो है 14U होता है। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये दोनों ही बढ़ेंगे द्रव्यमान बढ़ने पर। जैसे हम नीचे आएंगे द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या होगा, जो क्वथनांक और गलनांक है ये दोनों भी बढ़ जाते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है? कौन किसको विस्थापित कर सकती है, कौन सी धातु किसको विस्थापित नहीं कर पाएगी? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद होनी चाहिए। ये आप किसी भी तरीके से इसको अच्छे से याद कर लो। यहाँ पर देख लो आयरन है, आयरन से ऊपर वाले जो भी धातुएं हैं वो आयरन को विस्थापित कर देंगे, नीचे वाले नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास आयरन क्लोराइड है, FeCl2 है। इसके जस्ट ऊपर देखो जिंक है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा ZnCl2, ये आयरन विस्थापित हो जाएगा। लेकिन देखो टीन है, टीन जो है आयरन के नीचे ही आता है, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन नीचे आता है। सीसा है, चांदी, ये सब आयरन के नीचे है। तो ये जो यहाँ पर FeCl2 है, यहाँ पर आप चाहे आप टीन ले लो, चाहे आप ये लेड ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, नो रिएक्शन, क्योंकि ये सारे लेस रिएक्टिव है आयरन से। आंसर हमारा C हो जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगी। वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगी। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा, जब अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा। इस केस में बड़ा बनता है, इस केस में प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा क्या, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज का। तो वक्रता केंद्र पर तो बनेगा नहीं, वक्रता केंद्र बनेगा नहीं। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब जाकर के वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनाने के लिए वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ता है। अब देखो एक जगह है आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। अवतल दर्पण है, अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा हुआ है, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब एक ही केस में बनता है जब वस्तु होता है पोल, जब वस्तु होता है पोल और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। जब इधर कहीं वस्तु होगा ना तब प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन जाए। यहाँ देखो वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो आभासी और सीधा तो होने से रहा, C हमारा आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। इधर प्रतिबिंब अगर बना तो आभासी प्लस सीधा, और एक ही केस है जब वस्तु को रखा जाएगा पोल और फोकस के बीच में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान पूछा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो इसका रेशियो 1:8। हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछा है ना, तो ठीक है, हमेशा 1:8 का रेशियो मिलेगा आपको, हमेशा। चाहे आप पानी को कहीं से उठा कर ले आओ,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है, द्रव्यमान का जो रेशियो है, ये 1:8 ही मिलेगा। C6H14 का सूत्र डैश हाइड्रोकार्बन दर्शाता है। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे हैं। यहाँ पर देखो हेक्साइन लिखा हुआ है, तो लास्ट में आइन है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर लास्ट में आइन है मतलब ये है एल्काइन। यहाँ देखो हेप्टाइन है, लास्ट में आइन है, तो ये भी है एल्काइन। यहाँ देखो इन है, लास्ट में हेक्सिन लिखा हुआ है, तो ये है एल्कीन। और ये एन है लास्ट में, तो ये है एल्केन। अब देखो 6 कार्बन के लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो हेक्स होता है, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट होता है। यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेप्ट तो होगा नहीं, तो इसको तो पहले ही उड़ा दो यहाँ से। अब देखो आपको ये याद होना चाहिए, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसे चेक करो कि बारी बारी से कि इनमें से किस फॉर्मूले पर सेट होता है। तो एल्केन में क्या होता है कि जितना कार्बन है उससे 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखो जितना कार्बन है 6, इसका 2 गुना यानी कि 12, उससे 2 ज़्यादा यानी कि 14। तो ये एल्केन हो जाएगा हमारा, तो हेक्सेन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, मान लो अगर हेक्सीन होता तो जितना कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन, और इसमें कितना होता, जितना कार्बन उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 10, C6H10। तो ये होता हमारा हेक्साइन, ये होता है हेक्सीन, और ये है हेक्सेन। आंसर हमारा हेक्सेन। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी जो है, पानी में अगर हम किसी चीज़ को अंशतः या पूरी तरह से डुबाते हैं तो पानी उस वस्तु के ऊपर बल लगाता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं। यहाँ उत्प्लावक बल लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बल की खोज जो है आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज ने अपना ये सिद्धांत दिया था, ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही लैक्टोमीटर काम करता है, जो दूध की शुद्धता की जांच करता है, और हाइड्रोमीटर भी इसी पे काम करता है, जो द्रव्य के घनत्व मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पनडुब्बी, सबमरीन, ये सब आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज, सेंसेशन कितनी देर तक कायम रहती है? हम कुछ भी सुनते हैं तो उसका जो सेंसेशन होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकंड के लिए रहता है। 0.1 सेकंड के लिए, यानी कि 1/10 सेकंड के लिए। 60 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या कितनी है? मोल निकालने के लिए जब भी आपसे सवाल में कहा जाएगा ना, तो सवाल में या तो आपको कणों की संख्या दी होगी। कणों की संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या हो सकती है, अणुओं की संख्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, या फिर आपको सवाल में द्रव्यमान दिया होगा। बस यही 2 चीज़ में से कोई आपको मिल जाएगा। अगर आपसे मोल पूछ दिया तो या तो कणों की संख्या या फिर द्रव्यमान दिया होगा ग्राम में। अगर द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल निकालने के लिए मोल और द्रव्यमान से भाग लगा दो, और अगर आपको कणों की संख्या दी गई है तो मोल निकालने के लिए आप एवोगाद्रो संख्या से भाग लगा दो। हमारे केस में देखो ग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। मोल बराबर द्रव्यमान है 60। अब ये मोलर द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना होता है, मोलर द्रव्यमान निकालना बहुत आसान है। ये होता है आपका एटॉमिक मास ग्राम में, या फिर हो सकता है मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। अब देख लो सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सल्फर दिया हुआ है ना, आपको सल्फर दिया हुआ है यानी कि S। तो सल्फर जो है अपने आप में एक परमाणु है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। सल्फर का 32 होता है और ग्राम लगा देंगे, बस हो गया मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान में जो है बस आपको यूनिट चेंज कर देना है, ग्राम लगा देना है, यू हटा करके इसको यहाँ पर लिखो, ये आएगा 1.875। तो जब भी मोल पूछा जाएगा तो या तो आपको द्रव्यमान दिया होगा या फिर कणों की संख्या दी होगी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? ऊर्जा की जो इकाई है, एसआई मात्रक जो है जूल है। शक्ति के लिए जो एसआई मात्रक है वो वाट है। घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। बल का न्यूटन होता है। कार्य का भी जूल होता है। तो कार्य और ऊर्जा का जूल, डी हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 16 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 17 में। थैंक यू सो मच।